तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट 4 का आज का फर्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ जेड, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग उसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मुझे मॉडुलस लिखना है z इक्वल्स टू, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम लोग कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं, इंक्लूडिंग एनडीए का एग्ज़ाम हो गया या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें मॉडुलस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास है x प्लस आई वाई एंड वी नीड टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z को डिफाइन करते हैं, हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ z एंड विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट कौन है x स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट कौन है y स्क्वायर। तो ये हमारा मॉड ऑफ z हो गया। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूंगा, यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। तो इसका मॉड z कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 9 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर विल बिकम 9। तो रूट ऑफ 13 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z होता है। ठीक है, अगेन आ जाते हैं सम नेगेटिव नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू -1 -4i। तो मॉड ऑफ z विल बिकम व्हाट, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस एंड -4 स्क्वायर। यहाँ पे जो i का कोएफिशिएंट है कौन है, -4 है। सो दिस बिकम अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 16 एंड इक्वल्स टू रूट ऑफ 17। ये क्या हो गया, हमारा मॉड ऑफ z हो गया। तो इस तरीके से इस मॉड को डिफाइन किया जाता है। तो आगे बताऊंगा मॉड ऑफ z एग्जैक्टली क्या होता है। आप देखेंगे कि एक नंबर है एंड मॉड ऑफ z क्या हो, सॉरी z इज़ व्हाट, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन मॉड ऑफ z क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो हमें डिफाइन करके देता है। जैसे कि अभी 2 प्लस 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ z निकाला तो हमको क्या मिल गया, √13। तो एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है, एक कॉन्स्टेंट मिल जाता है। तो ठीक है, तो आगे बताएंगे आपको एग्जैक्टली इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि मॉड z को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है, तो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा जो आर्गूमेंट ऑफ z होता है। तो उसको आर्गूमेंट को समटाइम से इसको एक और नाम से बोला जाता है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल x z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थीटा लिखता हूँ, थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है कि जब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एम्पलीट्यूड एक एंगल बनाते हैं, जब हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे लोकेट किया तो यहाँ से कोई तो एंगल बनेगा। तो इस एंगल को, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन है, कोई z का लोकेशन है, तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा और इस थीटा को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड कितना बना हुआ है। ओके, सो एम्पलीट्यूड दिस बिकम योर थीटा। तो हम ये थीटा को फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली फाइंड आउट इस तरीके से किया जाता है। तो मॉडुलस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z हमने यहाँ निकालेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू, आगे बताएंगे आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है। सो थीटा इक्वल्स टू कैसे करेंगे, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x करना है। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x है। ये जो थीटा आएगा ये हमें एक वैल्यू देगा, और जो वैल्यू हमें बताएगा कि z का आर्गूमेंट क्या है, z का एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है, अगर मैं कोई यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू -1 -i लिखा। ठीक है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। तो आर्गूमेंट फाइंड, समटाइम्स इसको आर्गूमेंट ऑफ z भी लिखा जाएगा या एम्पलीट्यूड ऑफ z भी लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड विच इज इक्वल्स टू थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। y अपॉन x का मीनिंग ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय x, दैट इज़ अ रियल पार्ट, द इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। सो हियर वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ -1 imaginary part
and real part is -1, so this become a tan inverse of 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये π/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो थीटा जो एंगल बना रहा है कितने का बना रहा है, π/4, π/4 इज़ नथिंग बट अ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आर्गूमेंट ऑफ z हो गया या एम्पलीट्यूड ऑफ z हो गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है z और उसका हमें एम्पलीट्यूड और मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू दिया हुआ है 1 + 3i है। ठीक है, तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 हो जाएगा, है ना। सो रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये मॉड ऑफ z हो गया। दूसरा क्या बोला है, फाइंड आउट करने के लिए एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड के लिए हमने बताया था tan इनवर्स ऑफ y/x होता है। ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y कितना है, यहाँ पे 3 है, 1 कितना है, x कितना है 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ 3। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, होप दैट सबको क्लियर हो गया होगा एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस। अब आते हैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे कि मॉडुलस और एम्पलीट्यूड आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो इसकी सम प्रॉपर्टी भी देख लेंगे आर्गूमेंट का, सो दैट आपको आगे काम आ जाएगा। सो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू सम। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि इफ़ z1, z2, z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट क्या होगा, z इक्वल्स टू 0 एंड रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब मॉड ऑफ अगर z इक्वल्स टू 0 है इम्प्लाइज दैट बोल रहे हैं, एंड दिस वन है ऑल्सो डबल इम्प्लीकेशन कि z इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर z 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, z में दो पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट। तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तभी तो दोनों मिला के क्या बनेंगे 0। तो दैट इज़ z इक्वल्स टू हमें क्या बनेगा 0। अगर एक भी नॉन ज़ीरो रहा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 0 वाली। ठीक है, सेकेंडली इज दैट मॉड ऑफ z इज सेम एज मॉड ऑफ -z, इज सेम एज मॉड ऑफ z बार, इज सेम एज माइनस मॉड ऑफ z बार। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट मॉड ऑफ z इंटू z बार इक्वल्स टू z स्क्वायर, z इंटू z बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको स्टडी किया जाता है, काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए और आगे प्रॉपर्टी का यूज़ से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं सिर्फ यहीं तक नहीं है, काफ़ी डीप में जाने वाले जो आपको एडवांस और जी मेंस में भी काम आते हैं, वहाँ तक डीप में जाने वाले, ताकि आप एक बेसिक से आपको एक कॉम्प्लेक्स तक पहुँच सके। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इन शॉर्ट बिटवीन में नोट्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। एंड मॉड ऑफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है, इसका भी यूज़ किया जाएगा। एंड देन वी हैव ऑल दिस प्रॉपर्टी, आपको ये सब अच्छे से लर्न कर लेना है। आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट पे। इसको स्टूडेंट्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी, अगर प्रूफ की कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर हमें प्रूफ की भी ज़रूरत है, तो आपको प्रूफ में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो सिमिलरली आते हैं जो आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टी है, आर्गूमेंट प्रॉपर्टी सेम एज यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा लॉग जैसा दिखता है। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। एंड वी हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉर आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 0, तो z क्या होगा हमारा रियल होगा। तो मतलब कैसा हो गया यहाँ पे कि अगर जो हमारा आर्गूमेंट 0 दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, 1 मिनट, ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और इससे हमें लोकेट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो z के कुछ पॉइंट से कैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लोकेट करेंगे। तो जो फर्स्ट दिया हुआ है कि 1 प्लस i दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है z बार इक्वल्स टू z बार, दैट मीन्स इसका मैंने कॉन्जुगेट बताया था, तो क्या 1 माइनस i हो जाएगा। देन वी हैव अ माइनस ऑफ z बार, तो माइनस ऑफ z बार कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ z बार, ठीक है।
तो माइनस ऑफ जेड बार कितना हो जाएगा, दिस बिकम अ -1 प्लस आई, ओके, एंड माइनस जेड कितना हो जाएगा, -1 माइनस आई हो जाएगा। क्लियर। तो इस पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में लोकेट करना है, या इस एक्सिस को हम लोग एर्गेंस डायग्राम भी बोलते हैं। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कोऑर्डिनेट में लोकेट करते हैं, ऐसे डायग्राम को एर्गेंस प्लेन भी बोला जाता है। इन शॉर्ट हम लोग जिसको XY प्लेन बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको एडजेंस प्लेन बोला जाता है। ठीक है, ये प्लेन बोला जाता है। सो यहाँ पे इसका पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे जेड बार का। तो जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y 1, 1 बनेगा, एंड माइनस जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा -1, -1 हो जाएगा, कॉमा, एंड जेड बार कोऑर्डिनेट विल बिकम 1, -1, एंड माइनस ऑफ जेड बार विल बिकम -1, 1। भी ये कोऑर्डिनेट्स को हमें कोऑर्डिनेट में लोकेट करना है। तो देखिए, तो बोथ आर पॉजिटिव, तो आपका जो z होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, x यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो आपका यहाँ पे माइनस ऑफ जेड बार आ गया, माइनस जेड यहाँ पे आ गया, एंड जेड बार यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस को लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो होप दैट आप क्लियर कर पाए होंगे किस तरीके से आप इनको प्लेन में रख सकते हैं। सिंपल है, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट में इसको चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको उसको कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लास कि जो पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इम्पॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमने आपको बताया कि हम आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट आगे भी बताएंगे डायग्राम में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक बेसिक डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे एक पोल है जिसको ओरिजिन O नाम है, यहाँ से एक डिस्टेंस है पॉइंट M, जो एक डिस्टेंस पे हो वो हमारा A है, एंड पॉइंट P है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, जो x एक्सिस से B डिस्टेंस पे है, और जो y एक्सिस से यहाँ पे A के डिस्टेंस पे ना, जैसे आप यहाँ पे A का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना हो गया, A हो गया, तो ये हमारा जो B हो गया। तो P किस में है, A, B के फॉर्म में है। तो जब इस कोऑर्डिनेट को रखा गया कि जैसे हमारा यहाँ पे हो गया z = a + bi हो गया। ठीक है, तो मैंने इस अभी यहाँ पे P ऑफ ए बी को हम लोग यही लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो जो हमारा यहाँ पे z का कोऑर्डिनेट बनेगा a, b के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो जो नंबर बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो कैसा होगा, z = a + bi के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको लोकेट किया तो ऑब्वियसली यहाँ से एक एंगल बनाया होगा। तो एंगल को जो एंगल बनाया थीटा है, और उसको थीटा को क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट बोला जाता है। यहाँ पे थीटा = क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z हो गया। तो यहाँ पे जो पोल होता है, तो पोल का जो कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 होता है। तो अगर 0, 0 और पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट P का डिस्टेंस ये 0, 0 हो गया, और यहाँ पॉइंट P है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, b। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 दी होल स्क्वायर, a - 0 दी होल स्क्वायर प्लस b - 0 दी होल स्क्वायर। तो ये किस तरीके से दिखेगा, a² प्लस b²। तो इस पार्ट को हम लोग OP बोलते हैं, और OP को ही हम लोग मॉड ऑफ z बोला जाता है। ठीक है, समटाइम्स इसको r भी बोलते हैं। मॉड ऑफ z इज सेम एज व्हाट, r। अभी से आपको जब पोलार फॉर्म में बोला जाएगा तो r बोला जाएगा। तो r का जो मीनिंग होता है वो मॉड ऑफ z होता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर r लिख के आया पोलार फॉर्म में तो किसके फॉर्म में हो गया, मॉड ऑफ z के फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, A हो गया, यहाँ पे B हो गया, और यहाँ पे R हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थीटा = कई तरीके से है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इज़ व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A/R हो गया। ठीक है, एंड साइन थीटा = कितना हो जाएगा, B/R हो गया। तो यहाँ से
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आर कॉस थीटा एंड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर साइन थीटा। तो अब हम लोग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो z है इसका कोऑर्डिनेट अभी चेंज हो गया है। जो a है आर कॉस थीटा में चेंज हो गया और जो b है आर साइन थीटा में चेंज हो गया। तो z इक्वस टू क्या लिखा जा सकता है, तो z इक्वस टू हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा, ये लिख सकते हैं z इक्वस टू। तो z इक्वस टू अगर मैं r बाहर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया पोलार फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इक्वस टू आर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने जाएंगे और उसको पोलार फॉर्म में चेंज करना है। तो होप दैट आपको क्लियर हो गया पोलार फॉर्म किस तरीके से आपको करना है कॉस थीटा ए अपॉन आर। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसका एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट कैसे होता है। सो यहाँ पे जो एक टेबल दिया हुआ है कि जब आप किसी एंगल को फाइंड आउट करने जाते हैं या फिर किसी भी कोऑर्डिनेट में आपका जो z लाइज करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ छोटे से पार्ट में कि ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया और यहाँ पे आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो अगर थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, अगर a प्लस बी आई है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और b 0 है तो b 0 है तो रियल क्या होगा एग्जैक्टली हमारा सिर्फ x एक्सिस मिलेगा, y तो होगा नहीं क्योंकि y तो 0 है। तो वहाँ पे एंगल कितना का बनेगा, वो एंगल हमारा थीटा सिर्फ 0 डिग्री का होगा या 0 का होगा। ठीक है, तो थीटा किसके बीच में लाइज कर रहा है यहाँ पे, ओके इन सेकेंड कोऑर्डिनेट हियर वी हैव यहाँ पे देखेंगे हम लोग a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो z का कोऑर्डिनेट बनेगा 1,1 है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा tan थीटा होगा या जो थीटा होगा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z का, वो कितना हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। तो देखिए यहाँ पे है 0 टू π/2 और जहाँ पे होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। सिमिलरली अगर हमारा a 0 है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी आई में a 0 है तो सिर्फ कौन बचेगा, इमेजिनरी पार्ट बचेगा। इमेजिनरी पार्ट पे क्या होता है, सिर्फ हमें y एक्सिस मिलेगा। तो y एक्सिस में थीटा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, दैट इज़ 90 डिग्री। तो आप ऐसे देख सकते हैं अभी आपके पास यहाँ पे x एक्सिस नहीं है तो यहाँ पे एंगल कितने का बनता है, सिर्फ ये π/2 का बनता है। ठीक है, y एक्सिस का एंगल कितना होता है पी/2, तो जहाँ पे ये फिक्स वैल्यू होगा। तो अगर आपका रियल पार्ट 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है और कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, वो आपका हमेशा थीटा जो वैल्यू होगा वो π/2 होगा। सिमिलरली आप देखेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में जहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे -3,1 हो गया, तो इस सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा और जहाँ पे क्या होता है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है और वहाँ पे जो थीटा होगा π/2 90 टू 180 के बीच में लाइज करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने इसके पहले लिया था कि 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया एंड दिस इज़ व्हाट 3π/2। ठीक है, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट किसके बीच में आ रहा है, π/2 टू पाई के बीच में आ रहा है। तो π/2 टू पाई के बीच में जब थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a प्लस पाई करना है। ठीक है, ये जब कब होगा, जब ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। सिमिलरली फॉर द थर्ड कोऑर्डिनेट नेगेटिव a लेस देन 0 एंड b 0 है, अगेन y एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया, बट यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना होगा, पाई बनेगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देख लेंगे दोनों 0 होगा, a इज़ लेस देन 0, b इज़ लेस देन 0, यहाँ पे चेक करेंगे -1√-3, तो कहाँ पे लाइज होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में भी सेम थिंग आपको करना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a प्लस पाई करना है। तो जो वैल्यू लिए गए हैं π to 3π/2 एंड π/2 टू पाई, ये जब स्टैंड प्रिंसिपल वैल्यू हैं जिनको हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज में डिफाइन करते हैं।
अदरवाइज़ आप इसके बाहर जाएंगे फिर से वैल्यू रिपीट होंगे, इसलिए इसको एक प्रिंसिपल वैल्यू नाम दिया जाता है जो कोई भी वैल्यू इनके बीच में लाइज करता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव y इज़ नेगेटिव। जब y नेगेटिव होगा और x हमारा पॉजिटिव होगा, x 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 3π/2। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि y नेगेटिव है इस साइड में और x नहीं है, तो ये वैल्यू कितना होगा, 3π/2 होगा। एंड इन लास्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट वेयर x इज़ अ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव -1, सो यहाँ पे जो थीटा होगा +2π कर देना है। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a +2π करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे z लिखता हूँ, z इक्वल्स टू x + i/y। ठीक है, तो मॉड z क्या होता है, मॉड z इक्वल्स टू r, और जिसकी वैल्यू होती है √x² + y²। ये मॉड z की वैल्यू होती है। तो और दूसरा पार्ट होता है एक जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट स्टडी किया, दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ z, या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलते हैं, और इसको एक और नाम से बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको थीटा से इंडिकेट करेंगे, जो एंगल होता है और जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ y/x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ थीटा का डिफरेंट वैल्यू होगा डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिफाइन किया जाता है, कि जैसे हमने अभी इसका जब पोलार फॉर्म पढ़ा था तो इसके पहले हमने लिखा था, हमको मिला था z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हमारा पोलार फॉर्म था। तब इस cos थीटा प्लस i sin थीटा को एक नाम दिया गया है cos थीटा e⁻i थीटा। ठीक है, e⁻i थीटा को एक नाम दिया गया है, जिसको हम लोग ऑयलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको लिखा जाता है e⁻i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ना अब इस वैल्यू को इस e⁻i थीटा से रिप्लेस कर देंगे, z इक्वल्स टू r इंटू e⁻i थीटा। तो इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे r का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z की वैल्यू आपको बताया कि यहाँ पे √x² + y², तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। e⁻i थीटा, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है e⁻i थीटा का। e⁻i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या इसको डिमोस थ्योरम भी एक है जो इसी के बेस पे है, e⁻i थीटा की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस एम्पलीट्यूड मॉडलर्स के फॉर्म में लेते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलार फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलार फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस करना है इस नंबर्स को, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। ठीक है, पोलार फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलार फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, r इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ये हो गया। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, z इक्वल्स टू r इंटू e⁻i थीटा, जहाँ पे e⁻i थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। एंड r इक्वल्स टू वॉट, r इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ z, r इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ z। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वो किसके फॉर्म में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम लोग एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कौन से फॉर्म में, a + bi या x + iy, आप कोई भी वेरिएबल लेके आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 + 7i डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 - i²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 7i डिवाइडेड बाय 2² दैट इज़ 4 - 2i एंड 4i, 4 - 4i, एंड ये हो जाएगा -1। सो दिस बिकम 1 + 7i डिवाइडेड बाय 3 - 4i हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म में चाहिए, a + bi के फॉर्म में चाहिए, दैट इज़ लीनियर फॉर्म। मतलब डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो होगा वहाँ पे i नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले भी इसके बेस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + 7i मल्टीप्लाई बाय
3 + 4i and divided by, and 3 - 4i, 3 + 4i, that is a 9 + 16 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम अ, इसको 3 + 4i + 21i एंड -28। होप दैट समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। एंड ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो 3 + 4i + 21i, तो i को पार्ट को बाद में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -25 एंड दिस बिकम 25i डिवाइडेड बाय 25। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मिलेगा z = -1 + i के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से 25 बाहर लिया, तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके फॉर्म में है, z = 1 + i के फॉर्म में है। तो यहाँ से देखेंगे जो मुझे r की वैल्यू मिलेगी, r = √, क्या होता है, a² + b²। तो r की जो वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 + 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू √2। तो ये हो गया r की वैल्यू। अब हमें इसके किसके फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, r और थीटा की। थीटा हो जाएगा तभी हम लोग cos थीटा और sin थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो z = जो वैल्यू है 1 + i, इसको थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हमें r × cos थीटा + i × sin थीटा चाहिए। तो यहाँ से हम लोग पहले थीटा निकाल लेंगे। अब थीटा के लिए कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, -1, 1। तो कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ठीक है। तो -1, 1 कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा = tan इनवर्स ऑफ b/a प्लस क्या था, पाई था, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1/-1 प्लस पाई, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ सो थीटा = जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो इस तरीके से होगी, थीटा = -tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस पाई। सो -π/4 कितना हो जाएगा, प्लस पाई। सो -π/4 प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 3π/4। सो जो यहाँ मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई, कितनी हो गई है, थीटा = 3π/4। तो हम लोग अब इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z = r × cos थीटा + i sin थीटा। तो z = r कितना हो गया, √2, ठीक है। √2 cos थीटा कितना हो गया, cos ऑफ 3π/4 प्लस i sin π/4, ठीक है, ये हो गया। एंड इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, z = अब इसको हम लोग 3π/4 है यहाँ पे, √2 e⁻i थीटा, i थीटा कितना है, 3π/4, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो होप दैट आपको क्लियर हुआ पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन इजी था, बस आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, कैसे आपको फाइंड आउट करना है। आर के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर के लिए, दोनों के लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए जो मॉडुलस ऑफ z से आता है, और जिसकी वैल्यू होती है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। एंड जो थीटा होता है, पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। उसके बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी और हम लोग वहाँ पे cos थीटा और sin थीटा में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमें z = x + iy के फॉर्म में चेंज करना है। तो ऑलरेडी किसी फॉर्म में दिया हुआ है जो कि हमें दिख रहा है, समथिंग पोलर फॉर्म में दिख रहा है। हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, x + iy के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमें r की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हम इस अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं z = 7 × क्या दिया हुआ है, cos ऑफ -5π/6 प्लस i साइन ऑफ -5π/6, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें कुछ प्रॉपर्टी पहले से ही याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, जैसे cos ऑफ -θ कितना होता है, cos ऑफ -θ इज़ cos थीटा, ठीक है। एंड
साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ व्हाट, माइनस साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी का काफ़ी यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ माइनस 5π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 5π/6, ठीक है। एंड यहाँ पे साइन ऑफ माइनस 5π/6 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ दिस एंड माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस 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 आई साइन 5π/6। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे 5π/6 को। हम कॉस को 5π/6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ पाई माइनस π/6, ठीक है, पाई माइनस π/6। अब जैसा कि हमें प्रॉपर्टी पता है कंपाउंड एंगल का कि कॉस 180 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इस तरह की प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो वैल्यू होती है मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो दिस बिकम अ माइनस कॉस थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। तो इस हिसाब से माइनस कॉस π/6 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी तो दैट इज़ अ कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो माइनस 3/2 ये इसका आंसर होगा किसका, कॉस 5π/6 का। तो सिमिलरली साइन 5π/6 निकालेंगे तो साइन के लिए हो जाएगा पाई माइनस π/6, इसको भी लिखा जाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका होता है माइनस ऑफ, सो दिस बिकम अ कॉस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 5π/6 और इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। सो इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 7 इंटू कॉस 5π/6 हमें कितना आ गया, माइनस √3/2 माइनस ऑफ आई साइन 5/6 कितना हो गया हमें 1/2। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस 7√3 माइनस 7/2 इंटू यहाँ पे आई है, ठीक है। तो हमें हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसकी वैल्यू किसके फॉर्म में है, x + i y के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। होप दैट ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इसको इजी तरीके से किया भी जा सकता है। सिर्फ आपको एंगल को, कंपाउंड एंगल को थोड़ा मिक्स करना है, उनके वैल्यूज़ प्रॉपर लिखने हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके के वैल्यू पूरे आपको यहाँ पे यूज़ करने। जब एंगल अबव प्रिंसिपल वैल्यू से ज़्यादा एंगल रहेंगे, फॉर एग्जांपल 0 to 2π, 0 to π, 0 to 90, 90 to 180, इसके बीच में होते हैं तो अक्सर इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज़ दैट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसे हमें पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर से आ गया हमें, तो पोलार फॉर्म कन्वर्ट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आर की ज़रूरत पड़ेगी। और आर की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ जेड होता है। और किसकी ज़रूरत पड़ती है पोलार फॉर्म के लिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट इज़ थीटा की ज़रूरत पड़ती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ y/x के होता है, ठीक है। या a या b/a आप यूँ कह लीजिए, जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाहते हैं। सो यहाँ जो z की वैल्यू है किसके फॉर्म में, देखिए यहाँ पे वापस ये जो नंबर दिया हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो हमें z का एक रियल पार्ट चाहिए, एक हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो किसके फॉर्म में हो, a + bi। और a + bi फॉर्म आ गया तो वहाँ से हम उसका आर्गूमेंट भी निकाल लेंगे। पोलर फॉर्म के लिए हमें वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा और यहाँ का हमें आर्गूमेंट फॉर्म भी मिल जाएगा, रिलेटेड मॉडुलस, वहाँ से हमें मॉडुलस भी मिल जाएगा और आर्गूमेंट भी मिल जाएगा। सो यहाँ जिस वैल्यू दिया हुआ i - 1, पहले तो हम इस वैल्यू को रख के सब्स्टिट्यूट कर लेते। cos π/3 कितना होता है, cos π/3 दैट इज़ 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस i π/3 इज़ वॉट, √3/2। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a + bi के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सो z = i - 1 डिवाइडेड बाय 1 + √3i एंड इस 2 को मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आ जाएगा। सो -2 + 2i हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3i। तो आप देखेंगे जो इमेजिनरी नंबर है, जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसके लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -2 + 2i
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रूट 3 आई, कॉन्जुगेट कितना होगा 1 माइनस रूट 1 प्लस रूट 3 का माइनस में, ठीक है। एंड दिस बिकम 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 प्लस 2 आए माइनस ऑफ 2 रूट 3, सॉरी दिस बिकम अ प्लस, माइनस प्लस 2 रूट 3 आई एंड माइनस एंड अगेन प्लस रूट 2 रूट 3, ठीक है। आई स्क्वायर -1 हो जाएगा और -1 प्लस 1 बना देगा। सो दिस बिकम अ होल डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे। हालांकि आप यहाँ से 2 बाहर लेके 4 को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जो इस तरीके से दिखेगा, प्लस -1 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2, ये आपका ये एक पार्ट बन जाएगा जो रियल पार्ट बनेगा, और यहाँ से 1 प्लस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से ये जो पार्ट बनेगा ये आई हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है किसके फॉर्म में हो गया, a प्लस बी आई के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर मॉड ऑफ z निकालना है या फिर tan इनवर्स निकालना है, तो हमें किसके फॉर्म में चेंज करना है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, ताकि क्योंकि देखिए अगर जब आप यहाँ पे थीटा निकालने जाएंगे तो ये समथिंग इस तरीके से दिखेगा y अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो जो आपका थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ, तो y अपॉन एक्स करेंगे तो ये 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा, और जो यहाँ पे आएगा -1 प्लस रूट 3 हो जाएगा, जो कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे थीटा, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, लाइक π/4 या π/3 या π/2 या जो भी हो, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। हम इसका रेडियन फॉर्म नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम थीटा को सिर्फ इतना ही रखेंगे, और जो z होगा मॉड ऑफ z, ये हमारा r होगा, तो जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, z इक्वस टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वस टू आप ए वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो r आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है, r इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3 एंड दिस बिकम अ 3 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मैं पूरे का होल डिवाइड में 4 लिख देता हूँ क्योंकि सब साथ में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। एंड इसका जब स्क्वायर करने जाएंगे सो 1 प्लस 2 रूट 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमें 3, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा, तो ये प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 4 8 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, जो r की वैल्यू हो जाएगी वो √2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा। तो समथिंग जो पोलर फॉर्म होगा वो समथिंग लाइक √2 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय -1 प्लस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप दैट सबको ये क्लियर हुआ है पार्ट। आप इस पार्ट को कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के सम्स को, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे